अच्छा तो हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे कि कार्डिन साइन क्या होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में मैंने पढ़ा दिया एडिमा कैसे होता है, फीवर कैसे, एडिमा कैसे होता है, पेन कैसे होती है, हमारे पास स्वेलिंग, एडिमा में ही स्वेलिंग आ जाता है, पेन कैसी होती है, और दूसरा हमारे पास हमारी रेडनेस कैसे होती है। थर्ड उसमें कार्डिन साइन है, थर्ड आ जाता है फीवर। अब क्या होता है कि जब टिश्यू, हमारे किसी भी टिश्यू पे बैक्टीरिया ने अटैक किया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया आके अटैक करेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे मैस्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे। मैस्ट सेल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैस्ट सेल एक्टिवेट होंगे। अब क्या होता है कि हमारा ब्रेन में हमारी जब ये सब हो रहा होता है तो हमारे वहाँ पे क्या होता है कि हमारे वहाँ पे कुछ साइटोकाइंस एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, कुछ साइटोकाइंस एक्टिवेट होते हैं, जिन साइटोकाइंस को हम लोग कहते हैं इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 एंड ट्यूमर निक्रोटिक फैक्टर। अब लोग ये क्या होते हैं कि हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मो रेगुलेटर सेंटर, जो कि हाइपोथैलेमस के पास होता है। ठीक है, जैसे ही हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है कि यार आपकी ना बैक्टीरिया अफेक्ट कर गया, ठीक है, तो मैस्ट सेल्स एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ बनेंगे। ये जो इंटरल्यूकिन एंड टीएनएफ है, ये हमारे ब्लड से हमारी ब्रेन तक जाएंगे, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में जाएंगे, जहाँ पे थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। हमारे जो फीवर का सेंटर है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, ब्लड में जाएंगे, उससे क्या होगा कि फिर वहाँ पे हमें फीवर होगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हाई होगा फीवर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये फीवर जो है हमारे लिए इन्फ्लेमेशन में, ये अच्छा है या बुरा है? तो इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जो हमारे पास फीवर होता है ना, जब भी ये एक थोड़ी अमाउंट तक, मतलब थोड़े अरसे तक अरसा भी कह लें, कुछ टाइम, कुछ आवर्स तक रहता है या एक दिन तक के लिए रहता है, तो इट्स नॉर्मल। ठीक है, इसमें परेशानी की बात नहीं होती। असल में वो डिफेंड कर रहा होता है बॉडी को, ठीक है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। वो बैक्टीरिया को डीनेचर कर देता है। अगर वो थोड़ी देर के लिए फीवर है, वो अपनी बॉडी को इन्फेक्शन के थ्रू डिफेंड कर रहा होता है, बैक्टीरिया कोई प्रोटीन को वो कैंसिल कर रहा होता है, डीनेचर कर रहा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों ने ये समझना कि अच्छा अगर अब बंदे का महीना चल रहा है फीवर, साथ में उसकी इन्फ्लेमेशन है महीना महीना, तो आपको नहीं भाई इसके बॉडी के लिए तो बहुत परफेक्ट है, इट्स वेरी गुड। ये नहीं होता। ठीक है, अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर वो फीवर रहेगा तो वो बेहतर है। उसके बाद अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो गया तो फिर बहुत सी पैथोलॉजिकल चीज़ें आनी चाहिए। ये प्रॉपर एक फीवर हमारे पास टॉपिक है, ठीक है, तो वो पैथोलॉजी में चलना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों ने ये पढ़ना है कि न्यूट्रोफिल्स निकल के हमारे पास जो जो जिस सेल पे बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया है, ठीक है, वहाँ पे वो वर्क कैसे करेगा। नेक्स्ट आप पढ़ाती हूँ मैं आपको। हाँ, तो अब हम लोगों ने पढ़ना है कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो कैसे आके हमारे पास जो वो हमारे पास टिश्यू होगा, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होगा, उसको वो आके कैसे फिनिश करेगा। तो अब क्या करना है हम लोगों ने, जिसमें मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल, हम ब्लड वेसल में से न्यूट्रोफिल्स निकलेंगे और वो जाके हमारे उस बैक्टीरिया को खाएंगे। ठीक है, क्योंकि और मैस्ट सेल्स जो एक्टिवेट हुआ था उसको ख़त्म वगैरह करेंगे, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करेंगे। अब देखिए, मैंने ये हम पूरी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था ब्लड वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। ये एंडोथीलियल सेल है, ये एंडोथीलियल सेल है। यहाँ पे हम लोगों के पास साइटोकाइंस बने थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बने थे, हिस्टामाइन बने थे, और लिकोट्रिन बना था। ठीक है, वो एक यहाँ पे चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने पहले बताया था एंडोथीलियल के ऊपर एक प्रोटीन होती है, पी सिलेक्टिव प्रोटीन। ठीक है, अब ये होगा कि जब हम लोगों को होगा ना कि हमारे पास एंटीजेंस ने सिग्नल दिया है, तो हमारे पास ये जो साइटोकाइंस है ना, ये हमारी ब्लड वेसल में से ना जो न्यूट्रोफिल्स एंड प्रोटीन्स है ना, उनको आके इधर हमारी ये जो है ना पी सिलेक्टिव प्रोटीन, यहाँ पे आके उसको स्टिक करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे आके स्टिक करवा देगा। मतलब उसने उसको यहाँ पे आके इस वजह से स्टिक करवाया कि यार ऐसा ना हो कि उनको ख़तरा होता है कि ऐसा ना हो कि ये न्यूट्रोफिल ब्लड से बाहर चले जाएं, इस ब्लड वेसल से बाहर चले जाएं और वेस्ट हो जाएं। ठीक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो क्या करें कि अपनी ये पहला स्टेप है, इसको माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये जो मैं बता रही हूँ ये पहला स्टेप है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जब साइटोकाइंस हमारे पास हमारे न्यूट्रोफिल्स वगैरह को पकड़ के हमारे यहाँ पे पी सिलेक्टिव प्रोटीन पे आके उसको अटैच कर देंगे, न्यूट्रोफिल्स को, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को आके यहाँ पे स्टिक कर देंगे।
अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि यार हम लोगों को होगा कि ऐसा ना हो कि ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, अब हम लोगों ने यही एक न्यूट्रोफिल यहाँ पे एक और अटैच कर दिया यहाँ पे। यार ये दो और यहाँ पे खुले करके बना लेते हैं। ये एंडोथीलियल के सेल हैं, यहाँ पे यहाँ के इसके रिसेप्टर पे हम लोगों ने एक और अपना न्यूट्रोफिल अटैच कर लिया, ठीक है। अब हमें खतरा होगा कि यार हम लोगों ने तो स्पेस बन गई थी उसके अंदर, तो ऐसा ना हो कि ये स्पेस से कहीं निकल के आउट हो जाए, ठीक है, कहीं स्लिप ना हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एंडोथीलियल सेल है ना, यहाँ पे उस पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, खुद ब खुद उधर शिफ्ट हो जाएगा। हम उस पर रिसेप्टर लगा देते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे रिसेप्टर नहीं होगा वो स्लिप कर जाएगा। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर होना चाहिए जो अगर ये फिसलने की कोशिश करे वो यहाँ के स्टिक हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोलिंग। रोल हो रहा है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, स्लिप तो होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने दूसरे एंडोथीलियल पे भी अपना रिसेप्टर बिठा दिया कि यार ये कहीं निकल ना जाए। अब क्या होगा कि हम लोगों ने पहली बात कि आके न्यूट्रोफिल को स्टिक किया, दूसरी बात कि हमने न्यूट्रोफिल को रोल किया कि कहीं वो निकल ना जाए। फिर हमने पाथवे बनाना है, ठीक है, जिस पाथवे के थ्रू वो बाहर निकलेगा। अब इस पाथवे में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटीन पड़ी होती है, इधर एक प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन को हम कहते हैं पी कैम प्रोटीन। पी कैम प्रोटीन, ठीक है, पी कैम प्रोटीन की हेल्प से हम लोग इस न्यूट्रोफिल्स को अपने डैमेज टिश्यू तक लेके आते हैं, और फिर वो आके यहाँ पे बैक्टीरिया को खाता है और वो यहाँ पे फेगोसाइटोसिस का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट ये भी देखेंगे कि वो होता कैसे है, ठीक है। अब यहाँ से पी कैम के थ्रू जब सेल निकला तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन। अब आप देख लें न्यूट्रोफिल कैसे निकला, 3 स्टेप क्रॉस करके, माइग्रेशन, रोलिंग, ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो स्टिक हुआ पी सिलेक्टिव के साथ, फिर आया रोल करते करते एंडो से एंडो पे, ठीक है, फिर निकला पी कैम प्रोटीन के थ्रू। माइग्रेशन में कौन सा प्रोटीन है, पी सिलेक्टिव। ट्रांसमाइग्रेशन में कौन सी प्रोटीन है हमारे पास, ट्रांसमाइग्रेशन में पी कैम है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब यहाँ पे ये जो अब हमारे पास न्यूट्रोफिल निकला है, मैक्रोफेजेस निकले हैं, इन्होंने इस प्रोटीन इस डेड सेल पे आके जिसके ऊपर बैक्टीरिया उसको आके खाना है, तो यहाँ पे प्रोसेस होगा फैगोसाइटोसिस का। तो नेक्स्ट में इसको देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि इसको आके खाएगा कैसे, ओके। हमने पढ़ना है कि न्यूट्रोफिल हमारे पास बैक्टीरिया को खाता कैसे है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रोफिल है ना, ये एक ऐसी स्वेलिंग बना देता है, ठीक है, लाइक इसके यहाँ पे ये इस तरह के पाउच बन जाते हैं। तो ये जो पाउच होते हैं ना, न्यूट्रोफिल जो अपने पाउच बनाता है, इसको हम कहते हैं सूडोपोड्स, ठीक है। जब ये इस तरह करके पाउच बना लेगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बैक्टीरिया आएगा इस पाउच के पास, तो ये बैक्टीरिया को कैच कर लेगा। तो जब बैक्टीरिया कैच होगा उसको कहेंगे फैगोसोम। ये बुक में 2 टर्म्स लिखे हुए हैं, सूडोपोड्स और फैगोसोम। सूडोपोड्स क्या होते हैं कि जब ये न्यूट्रोफिल की पाउच बना, ठीक है, और फैगोसोम क्या होता है कि जब बैक्टीरिया या फिर हमारे पास जो एंटीजन है वो आके कैच हुआ तो वो बन गया हमारे पास फैगोसोम। एक्चुअली सूडोपोड्स क्या होता है, ये हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं। ये एक्सटेंशन होती हैं जो बनती हमारे पास लीकोसाइट से है, जो बनती हमारे पास ओरिजिनेट हमारे पास लीकोसाइट से होती हैं और जाके फिर न्यूट्रोफिल के साथ बाइंड हो जाती हैं, ठीक है। ये ऐसे स्वेलिंग बनाएगा ना, ये हमारे पास जो हमारे पास सूडोपोड्स होती हैं वो एक्सटेंशंस होती हैं जो कि ओरिजिनेट हमारे साथ होती हैं, हमारे पास होती हैं लीकोसाइट से, लेकिन वो बाइंड जाके करती हैं हमारे पास किससे, न्यूट्रोफिल से। अब क्या होता है कि ना एक एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चंस देते हैं, या फिर एक डिज़ीज़ है वो मोस्टली चाइल्ड्स में होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक बच्चा होगा, उसको स्ट्रेप्टो ऑरिस का ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती जाएगी। जब हम उसे चेक करेंगे ना तो उसमें हमारे पास जो उसके फैगोसाइट्स हैं ना, फैगोसाइटोसिस, वो हमारे पास ना एबनॉर्मल, उसका जो प्रोसेस होगा ना वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है, वो प्रोसेस एबनॉर्मल होगा फैगोसाइटोसिस का। तो उस डिज़ीज़ को कहते हैं हम लोग चोडविक हिगैसियस सिंड्रोम। ये बेबी के अंदर होता है, ठीक है, ये आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये मे भी मिस्टेक हो। चोडविक हमारे पास हिगैसियस कह लें, ये हमारे पास सिंड्रोम होता है, ये मोस्टली चाइल्ड्स में होता है। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है
कि हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि न्यूट्रोफिल ने आके उसको खाया कैसे, ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रोफिल है ना, ये न्यूट्रोफिल ने हमारे पास उस बैक्टीरिया को अपने अंदर तो पकड़ लिया, ठीक है। लेट्स सपोज ये वो बैक्टीरिया है। अब हमारे न्यूट्रोफिल्स में हमने पढ़ा था कि एक टॉक्सिक एंजाइम होते हैं जिसे हम लाइजोसोम कहते हैं। अब वो लाइजोसोम क्या करेगा, वो निकलेगा और आहिस्ता आहिस्ता इस बैक्टीरिया को कट करता जाएगा और छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देगा, मतलब उसकी ब्रेक डाउन कर देगा। वो कैसे करेगा, वो ऐसे करेगा कि हमने पहले पढ़ा था फ्री रेडिकल का। यहाँ पे वो क्या करेगा, ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स बनाएगा न्यूट्रोफिल वहाँ पे, ठीक है। न्यूट्रोफिल फ्री रेडिकल्स बनाएगा। ये लास्ट टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लें, क्योंकि आपको इस चीज़ की फिर समझ नहीं आएगी अगर वो नहीं पढ़ा हुआ। फ्री रेडिकल्स कौन से थे, सुपरा ऑक्साइड था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था। ये जाके फिर फ्री रेडिकल्स बनेंगे और यहाँ पे इसकी डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी और इस तरह हमारी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की क्या हो रहा है। ये हार्ट का हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट कार्डियो सिस्टम्स में हमारे पास क्या होता है कि न्यूट्रोफिल होता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल ने जाके एक ऐसी स्वेलिंग बनानी है जिसे सूडोपोड्स कहते हैं। ये जो पाउचेस बनेंगे इसमें एंटीजन आएगा, वो हमारे पास फैगोसोम होगा, ठीक है। और ये सारे प्रोसेस जो होगा उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अब क्या होगा, वो बैक्टीरिया अंदर आ जाएगा। जब वो बैक्टीरिया अंदर आएगा तो लाइजोसोम्स वहाँ पे आके उसको कट करेंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे वहाँ पे, जो कि फिर आगे उसकी इंजरी करवा देंगे, उसको ख़त्म करवा देंगे। सिंपल सी ये बात है। हम लोगों ने जितना भी पीछे सारा पढ़ा था वो सारा हमारे पास था एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे वो आके बैक्टीरिया किल करते हैं उस इन्फ्लेमेशन को। अब हम लोगों ने पढ़ना है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये सिर्फ कुछ मिनट्स का ही है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये होता है कि जब भी हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो जाके प्रॉपर अटैक नहीं कर सकते होते इन्फ्लेमेशन पे, उसको नहीं ख़त्म कर सकते होते, तो वो इन्फ्लेमेशन जाके प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमारे पास क्या होती है कि इसमें हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्रोनिक में हमारे पास जो सेल्स आते हैं ना इम्यूनिटी के लिए, वो हमारे पास लिम्फोसाइट्स आते हैं, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो एक्यूट है ना, ये बहुत अर्ली रिस्पॉन्स करता है बैक्टीरिया की, लेकिन ये जो हमारे पास क्रोनिक है ना, ये हमारे पास डिले एडेप्टिव इम्यूनिटी है, मतलब ये लेट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, इम्यूनिटी को। थर्ड नंबर पे ये आ जाता है कि इसमें हमारे पास इनेट होता है। इनेट का मतलब ये होता है कि इसमें न्यूट्रोफिल्स आएंगे, मैक्रोफेजेस आएंगे, इस तरह। लेकिन जो क्रोनिक है ना, उसमें हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज़ आती हैं, ठीक है। पढ़ लिया एक्टिव भी और क्रोनिक भी। क्रोनिक में हमारे पास क्या है, सेल लिम्फोसाइट आते हैं, एक्टिव में न्यूट्रोफिल्स आते हैं। एक्यूट अर्ली रिस्पॉन्स है और हमारे पास क्रोनिक डिले एडॉप्टिव इम्यूनिटी है। अच्छा, डिले रिस्पॉन्स करते हैं आप लोग, ठीक है। एक्यूट में इनेट होते हैं हमारे पास। इनेट का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस ये सब होते हैं, और हमारे पास क्रोनिक में एंटीबॉडीज़ होती हैं। आपका इन्फ्लेमेशन का टॉपिक कवर हो गया। पहले हमने जितना पढ़ा वो सब एक्यूट था, ये हमारे पास क्रोनिक का एक छोटा सा ओवरव्यू था। एक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रोनिक तो आगे बस एक सिंपल सी चीज़ होती है उसकी कि जब न्यूट्रोफिल्स ने जाके इन्फ्लेमेशन को ख़त्म नहीं किया, तो ठीक है। आज का आपका टॉपिक ये था। कल का आपका टॉपिक होगा वॉन्ड हीलिंग। और प्लीज़ ये थोड़े से ही, पैथोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम करिएगा, इसको आप पैथोमा की बुक से ना पढ़िएगा, आप इसे फर्स्ट एड की बुक से पढ़िएगा, उसमें बहुत ईजी करके बताया हुआ, ठीक है। क्योंकि पैथोमा की बुक में आगे उन्होंने डिजीज़ वगैरह भी दी हुई हैं, तो वो इम्यूनोलॉजी की डिजीज़ हैं। जब मैं इम्यूनोलॉजी आपको पढ़ाऊँगी तो वो उसमें डिजीज़ कवर हो जाएंगी, ठीक है। और ये पढ़ लीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आप तब तक के लिए आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, तो इंशाल्लाह फिर कल मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।